गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 की फिफ्थ पोएम कर रहे हैं बेटा हम, यानी कि कार्तिका भाग्य की हमने थर्ड लेसन और फिफ्थ हमारे गद्यखंड के हो चुके हैं और अब हमारी पोएम है फिफ्थ पोएम है हमारी सहा, जिनके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सबसे पहले हम उसका जीवन परिचय करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। किसके? हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म रियासत में सन 1899 ईस्वी में हुआ था। निराला जी का जन्म पश्चिमी बंगाल के महिपाल रियासत में सन 1899 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित रामशाही त्रिपाठी महिषादल में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्य करते थे। इनका परिवार उन्नाव जिले में रहने वाला है। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में ही हुई थी। कहाँ पे हुई थी इनकी प्रारंभिक शिक्षा? बंगाल में हुई थी। और इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का विज्ञान प्राप्त था। 14 वर्ष की आयु में निराला जी का विवाह हो गया था। आपका जीवन परिचय याद है, उसमें क्या लिखना है? सबसे पहले जीवन परिचय के अंदर लिखना है कि एक सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म पश्चिमी बंगाल में हुआ था, 1899 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी घर पर ही हुई थी, नहीं बंगाल में हुई थी। और संस्कृत और अंग्रेजी की भाषाओं का भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ज्ञान था। 14 वर्ष की आयु में ही निराला जी का विवाह हो गया था। इससे पूर्व बचपन में ही निराला जी की माता का देहांत हो गया था। तत्पश्चात 1918 में ये स्वर्ग सिधार गए थे। लेकिन जब इनकी बेटी सरोज की मृत्यु हो गई तो निराला जी अंदर ही टूट गए थे। वे आजीवन संघर्षों का सामना करते हुए 1961 ईस्वी में निराला जी का निधन हो गया था। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कि निराला जी की प्रमुख रचनाएं जैसे काव्य संग्रह अनामिका, प्रेमल, तुलसीदास गीतिका, कुकुरमुत्ता आदि। कहानी संग्रह के लीले, सखी, स्कूल की बेटी, चतुर चमार आदि। उपन्यास अप्सरा, अलका, पहरला। रेखा चित्र इनके कुल्ली भाट, बिल्लेश्वर आदि। फिर इनके बाद में इनकी साहित्यिक विशेषताएं बतानी है आपने, इनकी क्या क्या साहित्यिक विशेषताएं। निराला जी छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने गए थे। इन्होंने व्यक्तिकता का उद्घाटन, विद्रोह का स्वर, राष्ट्रीय चेतना, सहानुभूति, परगतिवाद चेतना आदि का चित्रण भी इन्होंने किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषमता का यथार्थ चित्रण किया है। उनके मन में समाज के शोषितों तथा अभावग्रस्त लोगों के प्रति विशेष सहानुभूति भी रही है। वे मानवतावादी कवि भी कहे सकते हैं और मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी कहे जा सकते हैं। इसके बाद में इनकी भाषा शैली, क्योंकि भाषा शैली सहज व सरल भी मानी गई है। संस्कृत निष्ठ साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्द है, लाक्षणिकता शब्द भी हैं। इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। 11-12 में हमारे पोएम के जीवन परिचय आते हैं, तो इसको अच्छे से याद करना। इसके बाद में हम पोएम की व्याख्या करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो, ललित ललित काले घंघुराले बाल, कल्पना के सैपाले, विधवत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोप क्षितिज भाग में संकलित उत्साह नामक कविता से ली गई है। इनमें इनके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों के अंदर कवि बादलों का आह्वान करते हुए क्या कह रहा है? कवि बादलों का आह्वान करते हुए क्या कहता है? बादल गरजो कि हे बादलों,
तुम गर्जना करो। कहते हैं कि इसमें कवि क्या कहते हैं कि हे बादलों तुम गर्जना करो। घेर घेर घोर गगन, गगन आकाश घोर भयंकर धराधर मूषलधारा। और तुम इस सारे गगन आकाश, तुम इस सारे आकाश को यानी कि इस भयंकर आकाश को चारों तरफ से घेर कर मूषलधारा वर्षा करो। तुम इस भयंकर आकाश को चारों तरफ से घेर कर मूषलधारा वर्षा करो। ललित ललित काले घुंघराले, हे बादलों तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो। तुम्हारा जो स्वरूप होता है वे काले घुंघराले बालों के समान लग रहा है। कि हे बादलों तुम अत्यंत ही सुंदर लग रही हो। तुम्हारा जो स्वरूप है वह सुंदर काले घुंघराले बालों के समान लग रहा है। बाल कल्पना के से पाले, वे कहते जिस प्रकार से एक मधुर कोमल बालक के समान तुम पाले गई हो, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार से एक छोटे नन्हे बच्चे का पालन पोषण किया गया है, पाल पोष को उसे बड़ा किया गया है, उसी प्रकार से भी तुम भी उन छोटे नन्हे बच्चे की कल्पना के समान पाले गए हो। विद्वत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, तुम्हारे हृदय के अंदर, और हृदय के अंदर विद्वत बिजली की, कि तुम्हारे हृदय के अंदर बिजली की शक्ति है। तुम्हारे हृदय के अंदर बिजली की शोभा है। कवि नोट, और तुम लोगों को एक नया जीवन प्रदान कर देने वाले हो। तुम्हारे हृदय के अंदर बिजली की अपार शक्ति छिपी हुई है और तुम लोगों को एक नया जीवन प्रदान करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता में, तुम्हारी कविता के अंदर पत्थर के समान कठोर व अपार शक्ति छिपी हुई है। कि तुम्हारे हृदय के, तुम्हारी कविता के अंदर कठोर व अपार शक्ति छिपी हुई है। फिर भर दो बादल गरजो, यानी कि फिर भर दो बादल गरजो, कि हे बादलों तुम फिर से गर्जना करो और वर्षा करो। इसके बाद में आपने इसका विशेष लिखना है। किन पंक्तियों में कवि ने बादलों के आह्वान के समय का वर्णन किया गया है। खड़ी बोली है, सेकंड थर्ड तत्सम तद्भव शब्द है, ऐतुकांत छंद है, लाक्षणिकता शब्द सत्य भी है। इसमें अनुप्रास, मानविकन, पुनरुक्ति, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। मानविकन तो यानी कि बताया गया था जहाँ पर प्रकृति और मनुष्य की तुलना की जाए वहां पर कौन सा होता है, मानविकन अलंकार। पुनरुक्ति किस प्रकार से है कि घेर घेर, एक शब्द दोबारा है, दोनों बार इसका अर्थ एक ही निकलता है, इसलिए पुनरुक्ति अलंकार की। उपमा यानी कि बच्चों की जो कहते हैं कि बच्चों के समान की गई, कि काले जो बादल होते हैं इन बादलों की तुलना किससे की गई, बालक यानी कि कोमल बच्चों के समान की गई है, इसलिए ये उपमा अलंकार भी है। आगे यदि इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं, जैसे कविता में निहित भावार्थ को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें बादलों के समय का वर्णन किया गया है। नई कल्पना के समान किस प्रकार से क्रांतिकारी रूपी जो बादल होते हैं वो आह्वान कर रही है। कवि ने किसका आह्वान किया है, बादलों का आह्वान किया है, और क्यों किया है, ताकि वे अपने जल से इस धरती को एक नया जीवन प्रदान कर सके। बादलों को किसके समान सुंदर माना गया है, बादलों को छोटे बच्चे की कल्पना के समान सुंदर माना गया था। बादल किसकी कल्पना के समान पाले गए, बताया था बादल एक छोटे नन्हे बच्चे की कल्पना के समान पाले गए हैं। अगला, बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी है, बादलों के हृदय में एक अपार शक्ति छिपी हुई है जो लोगों को क्या कर सकती है, एक नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। बादल मानव जीवन को और कवि को क्या प्रदान करते हैं, बादल मानव जीवन को एक नए जीवन प्रदान करते हैं। कि उसने नया जीवन क्यों कहा था, कि हे बादलों तुम्हारे अंदर ऐसी अपार शक्ति छिपी हुई है, तुम लोगों को एक गर्जना करो और मूसलाधार वर्षा करो, जिससे लोगों के हृदय के अंदर एक नया जीवन आ सकता है। अब देखिए इस पैराग्राफ में से हमारे प्रश्न क्या बने,
कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कि निराला जी ने कहा था कि हे समाज के क्रांतिकारी रूपी समय के माध्यम से वह समाज में परिवर्तन लाना चाहता था और वे क्रांति चेतना का आह्वान करने में विश्वास रखते हैं और ओजोरोश पर निर्भर करते हैं। क्योंकि बादलों को कभी बादलों को गरजने के लिए कहता है। जैसे बन गया है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया कि यह एक आह्वान गीत है। आह्वान यानी कि बादलों को बार बार बुलाया जा रहा, प्रार्थना की जा रही है, जिसमें कवि ने अपने उत्साहपूर्ण ढंग से अपने प्रगतिवादी स्वर को प्रकट किया है कि हे बादलों, तुम गरज गरज कर इस सारे संसार को एक नया जीवन प्रदान करो। कि सारे संसार के अंदर क्या करो, एक नए जीवन प्रदान करो, जिससे लोगों के हृदय के अंदर की, क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंदर पत्थर के समान एक अपार शक्ति छिपी हुई है, जिससे संसार के लोगों को तुम एक नया जीवन प्रदान कर सकते हो। इसलिए कवि ने बादलों के गुण के आधार पर इस कविता का नाम उत्साह रखा था। अगला है आकांक्षा। अब अगली व्याख्या है हमारी सेकंड। विकल विकल उन्मुन थे उन्मुन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। सबसे पहले इसका वही प्रश्न कि इन पंक्तियों में इनके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कि हे बादलों तुम गरजो और इस गर्मी के कारण संसार की तपती हुई धरती को तुम अपने जल से ठंडा कर दो, उसके बारे में बताया गया है। कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि विकल विकल थे उन्मुन थे उन्मुन, विकल विकल व्याकुल व्याकुल, उन्मुन उन्मुन उदास थे उदास थे। इसकी यहाँ सेकंड लाइन से शुरू की, विश्व के संसार के निदाग गर्मी के कारण सकल जन सभी लोग, सकल सभी जन लोग, कि संसार की इस गर्मी के कारण विश्व के सभी लोग, ठीक है, संसार की जो ये गर्मी होती है, वह कहते हैं कि हे बादलों, इस तेज संसार के इस गर्मी के कारण ये लोग, सॉरी यहाँ से करना है दोबारा, कि संसार के सभी लोग निदा गर्मी के कारण, संसार के सभी लोग गर्मी के कारण बहुत ही व्याकुल थे, उदास थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत चारों से घन बादल, अज्ञात चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर आए हुए हैं। यानी कि चारों दिशाओं से बादल क्या करें, उमड़ घुमड़ कर आए हुए हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, तप्त धरा तपती हुई धरती को तुम अपने जल से फिर से ठंडा कर दो, शीतल कर दो। कि गर्मी के कारण हमारी जो धरती है तप रही है, जल रही है, इसलिए हे बादलों तुम गरजो और वर्षा करो और अपने इस जल से हमारी धरती को ठंडा कर दो। इसमें भी वही, यानी कि उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण, पुनरुक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भाषा खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्द है, एतुकान छंद। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। अब बताया था जैसे पूरी धरती के लोग किस कारण से व्याकुल और बेचैन थे, बताया था संसार के सभी लोग गर्मी के कारण बहुत ही व्याकुल थे और बेचैन यानी उदास थे। बादल किधर से आकर आकाश में छा जाते, चारों दिशाओं से आकर के बादल इस आकाश में छा जाते हैं। कवि बादलों से बरसकर क्या करने को कहता है कि हे बादलों तुम वर्षलधार वर्षा करो और इस तपती हुई धरती को अपने जल से ठंडा कर दो। अब इसमें से जैसे हमारा प्रश्न बन जाता है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। कि कविता में बादल ललित कल्पना के समान व क्रांति चेतना
तथा एक पीड़ित व प्यासे लोगों की आशाओं आकांक्षाओं आदि को पूरा करने के लिए करता है। दूसरी तरफ वह नई नई अपनी कल्पनाएं अंकुर आदि विप्लव की क्रांति की ओर संकेत कर रहा है। कवि ने बादलों की सुंदरता के लिए क्या क्या उपमान चुना है कि कवि ने बादलों की सुंदरता के लिए बादलों को सुंदर काले घुंघराले बालों के समान माना है। उसने बताया था कि ये बादल हैं, काले घुंघराले बाल, जिस प्रकार से एक छोटा नन्हा जो बच्चा होता है, ये ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो छोटे नन्हे बच्चे की कल्पना के समान ये भी पाले गए हैं और इनके हृदय के अंदर एक ऐसी अपार शक्ति छिपी हुई है जिसके कारण ये लोगों को एक नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। कि अगला बादल में से मानवीय जीवन को क्या प्रेरणा मिलती है कि कवि ने बादलों को मानव जीवन को हरा भरा बनाने के लिए मनुष्य की क्रांतिकारी रूपी बादलों को प्रेरणा दी कि बादल सबको समान रूप से वर्षा देते हैं, सभी की प्यास बुझाते हैं तथा अन्न धरती को अन्न से उपजाऊ बनाते, क्योंकि किसान लोगों के पास जब पानी की कमी हो जाती है उस समय यानी कि वर्षा का पानी जब हमारी धरती को मिल जाता है तो हमारी जो फसल होती है वो भी अच्छी हो जाती है। और मानवीय की सामाजिक जीवन में ऐसी सुख दुख विषमताएं परिस्थितियां हैं जो वो तो आती जाती रहती हैं। अब इसके जैसे ऑप्शन टाइप मारेंगे कि उत्साह कविता किसकी रचना है, बता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। उत्साह कविता में कवि ने किसके लिए संबोधन किया है, बादलों के लिए संबोधन कर रहा उत्साह कविता को। कवि बादलों से क्या संदेश देता, एक नए जीवन की कि हे बादलों तुम मूसलधारा वर्षा करो और लोगों के हृदय के अंदर एक नया जीवन प्रवाहित करो। बादलों का स्वरूप मिनटों पे रहता हूँ। बादलों का स्वरूप किसके समान है, बता था सफेद का सुंदर काले घुंघराले बालों के समान है। उत्साह कविता में अज्ञात दिशा से किसके आने के बाद कही गई अनंत के घन यानी कि बादलों की कि चारों दिशाओं से बादल क्या कर रहे हैं, घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। किसके कारण सारी धरती के लोग व्याकुल और बेचैन है, गर्मी के कारण इस सारी हमारी धरती के लोग बहुत बेचैन और व्याकुल हैं। बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है, बिजली की अपार शक्ति छिपी हुई है। कवि बादलों से बरसकर धरती को क्या प्रदान करने को कहता है, शीतलता कि हे बादलों तुम बरसो और इस धरती को नया जीवन प्रदान करो, ठंडी करो अपने जल से। विश्व की निदा के सकल जन, यहाँ पर निदा का अर्थ क्या है, बता था निदा क्या है, गर्मी, संसार के सब विश्व संसार निदा गर्मी सकल सभी जन लोग, तो निदा का क्या हुआ, गर्मी। उत्साह कविता हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से संबंधित है, छायावादी काव्य धारा से संबंधित है। विश्व की निदा के सकल जन, यहाँ पर सकल का क्या अर्थ भी बता था, संसार के निदा गर्मी सकल सभी जन लोग, तो क्या हो गया सब। बाल कल्पना के से पाले में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, उपमा, क्योंकि जो काले बादल होते हैं ठीक है उनकी किस तुलना किसके साथ की थी, बच्चों के समान की थी। जिस प्रकार से एक छोटा नन्हे बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है इन बादलों को भी उस नन्हे बच्चे की कल्पना के समान पाला गया है। तो जहाँ पर तुलना करी जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, हमारा उपमा अलंकार होता है। अब हमने जो की थी यानी कि क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन अगर आते हैं इस व्याख्या में से तो आप ये भी सकते हैं कि कवि ने बादलों के माध्यम किस प्रकार की प्रतीकात्मकता का को प्रस्तुत बताया गया था, बादलों के माध्यम से की प्रतीकात्मकता को ही प्रस्तुत बताया था। अब विशेष जब हमने बताया था इसमें बोली कौन सी थी, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। किस प्रकार की शब्दावली के भीतर
से प्रयोग किया गया है। लाक्षणिकता विद्यमान है इसमें। शब्द शक्ति कौन सी इसमें? लाक्षणिकता। वो जिसके अंदर क्या है? गुण है। बिंब इसके अंदर कौन सा? चाक्षुष बिंब है। छंद कौन सा? तुकांते छंद है। और शब्दावली पूछे तो तत्सम है इसमें। देखो खड़ी बोली होगी है, आगे तत्सम शब्दावली होगी है, तुकांत इसमें छंद हो गए हैं, लाक्षणिकता शब्द शक्ति हो गई है और जिसके अंदर गुणे हो गए। प्रयुक्त बिंब इसमें कौन सा है? चाक्षुष बिंब है। अवतन में निहित तो तद्भव शब्द और तत्सम यानी कि कल्पना ललित शैली कौन सी है इसमें? कविता हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से संबंधित है? छायावादी बताया था। शैली आह्वान या संबोधन शैली है। अलंकार अनुप्रास बताया था। उपमा मानवीकरण रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये व्याख्याओं के प्रश्न हो गए हैं। कुछ हमने ये अभ्यास के बताए थे और ऑप्शन टाइप क्वेश्चन ये हमारे राइट क्लास से